देश के पहले संविधान संग्रहालय का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में किया उद्घाटन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा, एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू होने की खुशी में जींद में कल होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी, सीएम करेंगे जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा। देश के पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग और संगठनात्मक विकास केंद्र का गुरुग्राम में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने किया उद्घाटन। कहा, यातायात प्रबंधन को बेहतर करने में कारगर साबित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विश्वविद्यालय के चांसलर सांसद नवीन जिंदल मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही ये संग्रहालय विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी निःशुल्क खोला जाएगा। संग्रहालय में मॉडर्न एआई तकनीक का उपयोग किया गया है, जो संविधान से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। यहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एआई स्वरूप भी होगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह संग्रहालय एक ऐतिहासिक शुरुआत है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान की प्रक्रिया से रूबरू करवाता है। हमें गर्व है कि हमारी विरासत ही लोकतांत्रिक है। हमें गर्व है कि विविधताओं से भरे देश में लोकतंत्र एक बेहतर माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज निरंतर बहुतायत आयामों के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के महापुरुषों के विचारों का पूरी दुनिया आज भी अनुसरण करती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस सेंटर से युवा पीढ़ी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को भी याद किया। हमारे लोकतांत्रिक के मूल्य हैं, उनको प्रेरणा देगी और दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र को माना है और अधिकतर दुनिया के देश धीरे धीरे अपनी यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। तो आपने म्यूजियम बनाया है, उसमें बाबा साहब की महती भूमिकाओं को आपने दर्शाया है। इसलिए मैं नवीन जिंदल साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हुआ हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि साहब ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने का भी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट भी यहाँ डिजिटल रूप में देखी जा सकती है। तो अगर पार्लियामेंट की कोई कमेटी जो संविधान को लेकर के कोई काम कर रही है, वो या कुछ मेंबर्स यहाँ आकर के देखेंगे और आप अगर निर्देश कर देंगे थोड़ा पीठ से, तो मुझे लगता है कि जो 75 साल हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के, उसमें शानदार काम जो नवीन जिंदल साहब ने किया है, उनकी यूनिवर्सिटी ने किया है, उसकी सार्थकता भी सिद्ध होगी जब ज्यादा से ज्यादा एमपी यहां आकर के देखेंगे। वहीं सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली सबसे बेहतर है। This university will take this great legacy forward by preserving and promoting the values enshrined in our constitution and the deliberations in National Convention on the Constitution of India by the thought leaders, jurists, advocates and scholars will contribute to enriching the knowledge on the role of constitutionalism in shaping India's democratic legacy and future. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान ओम बिरला को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल गुरुग्राम के ट्रैफिक टावर पुलिस के ट्रैफिक इंजीनियर सेंटर और संगठनात्मक विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य ट्रैफिक इंजीनियरिंग मुद्दों का निदान करने व पुलिस अधिकारियों, सड़क इंजीनियरों और परिवहन पेशेवरों के बीच व्यापक और प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता का निर्माण करना है। इन सेंटर का निर्माण गुरुग्राम पुलिस, हुंडई और IRTI ने मिलकर किया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि ये सेंटर गुरुग्राम में यातायात प्रबंधन को बेहतर करने में कारगर साबित होंगी। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिसमें करीब 40 लाख बच्चों ने अब तक भाग लिया है, ताकि बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी मिल सके। वहीं हुंडई के वरिष्ठ अधिकारी पुनीत आनंद ने बताया कि इन सेंटर के माध्यम से पूरे देश के यातायात को समझने में आसानी होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। We prepared textbooks for different age groups of the students, and we distribute them, and nearly 40 to 45 lakh students every year participate in this initiative. And this year, the number is 45 lakhs. We just conducted the first leg of this competition on 12th of November, where almost all schools in the state they participate. And this particular exam, which is the question paper, is centrally prepared, distributed to all the schools. Who were working both in corporates as well as in the district areas, whether it was in the bus stand, the ISBTs, and also in some various public sector areas like the Faridabad and Gurugram administration. We not only trained them on the aspects of road safety, but we also gave them very important support, which is in terms of healthcare. So whether they are wearing right spectacles, whether their blood pressure is okay, whether their blood sugar is okay, because we have seen that these drivers are, doing a fabulous job. They are also carrying hundreds and hundreds of people in the bus and trucks. But are they physically fit? Are they mentally fit? So we do these kind of programs. Not only this, we are also taking this initiative through our foundation by training the school students. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रयागराज तीर्थ की तर्ज पर गीता स्थली कुरुक्षेत्र को भी स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। वो कल कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में गीता महोत्सव को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम में अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महामंडलेश्वर, डॉक्टर शाश्वतानंद महाराज, स्वामी बंसीपुर महाराज, स्वामी हरिओम दास, परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी समाजसेवी व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सरकार व प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे, ताकि ये महोत्सव गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न हो सके। हमारे और NGOs के सभी अधिकारी और सभी हमारे धार्मिक मठों के यहाँ पर ऋषिगण, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और बैठ कर के एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर बनाई है। सुझाव भी आए हैं। सुझाव के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मने, उसके लिए सारा हमारा कुरुक्षेत्र के लोग इसमें अपना योगदान देंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर में आयोजित 2 दिवसीय युवा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस युवा उत्सव में लगभग 500 कलाकारों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। हरियाणा का युवा, नारी शक्ति और किसान विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा के युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद जी का यह मार्गदर्शन आज 2024 में प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मित्रों, भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर
भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 1996 से अब तक किसी सरकार ने एससी वर्ग का बैकलॉग पूर्ण नहीं किया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 में आते ही इस पर कार्य किया और करीब 75% बैकलॉग पूर्ण हो चुका है और जो शेष बचा है उसे भी अब पूर्ण करवा दिया जाएगा। उन्होंने आज जींद में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एससी आरक्षण में वर्गीकरण की मांग प्रदेश के गठन के समय से ही थी और जबकि पंजाब में इसे वर्ष 1975 में मान लिया गया था, लेकिन हरियाणा में इसे पूर्व की सरकारों द्वारा लटकाए रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में वर्गीकरण लागू कर डीएससी समाज को विशेष सौगात देने का काम किया है। इस अवसर पर वो जींद में डीएससी समाज द्वारा आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में अनेक जन कल्याणकारी घोषणाएं भी करेंगे। बेदी ने महाराष्ट्र के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी कार्यकर्ताओं की देन है। 1996 के बाद ये बैकलॉग कभी पूरा नहीं हुआ, परंतु 2014 के अंदर जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी और हमने इस बैकलॉग के मुद्दे को उठाया, अब स्थिति ये है कि हमने लगभग 75% बैकलॉग पूरा कर लिया है और कमी जहाँ तक रह गई है उसको भी हम तुरंत पूरा करेंगे। अभी ये डीएससी वर्गीकरण का बड़ा इशू था, इसको पूरा कंप्लीट करके नोटिफिकेशन हो गया, इस प्रकार की भर्तियों की शुरुआत हो गई है और बैकलॉग को भी शीघ्र ही पूरा करने का काम करेंगे। ये डीएससी वर्गीकरण का सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफा था दिया। हम और कुछ मांग पत्र में दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी के सामने मांग पत्र हमने दे दिया है। उसके ऊपर किस बात की घोषणा करेंगे तो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, मैं घोषणा कर दूंगा तो फिर मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? कल मुख्यमंत्री जी के मुखारबिन से हो उसका मजा है, जो मेरे को घोषणा करनी हो और मैं ही ना करूं कोई और कर दे उसका क्या फायदा? मुख्यमंत्री जी मंच से करेंगे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम में समाचार लिखे जाने तक एनडीए गठबंधन 233 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं इंडी गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में एनडीए के नेताओं व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 145 का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र में चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर एनडीए गठबंधन को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। जलेबी खाइए, खुशी बनाइए। उधर झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 57 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन को 23 सीटों पर बढ़त हासिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पंजाब की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस विजयी रही। भिवानी पुलिस द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला साइबर अपराध थाना पुलिस ने धोखे से बैंक खाता खुलवाकर उनसे धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान खरक कला निवासी रौनिक, पलुवास निवासी खेशर उर्फ धोनी, राजस्थान के डीग जिला के थलचना निवासी नसीम व थालछन निवासी शाहरुख के रूप में हुई है। उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि चारों आरोपी लोगों से धोखे से उनके बैंक खाता खुलवाकर आपराधिक इलाकों में वित्तीय जानकारी का दुरुपयोग करते थे। आरोपियों के द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों पर देश के अलग अलग राज्यों में 44 शिकायत दर्ज है, जिनमें से कुल 58 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है।
उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से आरोपी शेखर व रौनिक को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए हैं तथा आरोपी नसीम व शाहरुख को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। उन्होंने आमजन से सावधानियां बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी साझा ना करें। से पूछताछ के ऊपर हम इनको जो मेवात के अंदर 2 है, नसीम पुत्र अकबर और शाहरुख पुत्र अनीफ, इनको गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे लिए। इनके अंदर बरामदगी 6 लग्जरी मोबाइल है जी, 4000 रुपए कैश है, 20 बैंक खाता पासबुक, 10 बैंक चेकबुक, 13 सिम कार्ड, 12 ATM कार्ड, 10 ब्लैंक ATM कवर। हम अपील ये करेंगे भाई किसी से बैंक खाता खुलवाते हो तो प्लीज जानकारी साझा ना करें। आपको प्रॉपर बैंक के अंदर आके ही अपना कुछ करना चाहिए। कोई अनजान फोन आ जाए उसके ऊपर आपको OTP वगैरह नहीं देना चाहिए। और सरकारी लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ के झांसे में भी ना आए, उनका भी आप प्रॉपर चैनल से उनका विश्वास करके फिर बाद में ही इस चीज को करें। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में आज CNG बाइक रैली का करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पहुंचने पर निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने स्वागत किया। बजाज द्वारा तैयार दुनिया की पहली CNG बाइक रैली श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अमूल द्वारा जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक निकाली जा रही है। डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि डॉक्टर कुरियन के प्रयासों की बदौलत आज हम विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं। सहकारी संस्था अमूल की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी, जो आज देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कमा रही है। गुजरात मिल्क फेडरेशन और अमूल द्वारा नई पीढ़ी को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की उपलब्धियां बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली गई है, जो आज करनाल पहुंची है। उन्होंने कहा कि हमारे डेयरी वैज्ञानिकों के कारण आज हम दूध उत्पादन में नंबर 1 हैं। ऐसे में दूध के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसमें अमूल कंपनी भारत और जापान में पशुओं के गोबर से CNG बनाने के प्लांट लगा रही है। वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये एक अच्छी पहल है। इससे आने वाले समय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर 26 नवंबर को ये रैली दिल्ली में संपन्न होगी। कोऑपरेटिव की वजह से पूरा प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा हो गया है और देश में मिल्क जो है हमारी सरप्लस में है। तब हमने ये भी सोचा है कि हमें क्वालिटी और क्वालिटी के साथ ग्रीन, क्योंकि ये जो मिल्क हम प्रोडक्शन करते हैं एनिमल का है, उसके साथ साथ हमारा जो एनिमल की जो है जैसे कि डंग है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें और वेस्ट टू वेल्थ की प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी की एक पहल में अभी GCMS में जो हमारे गुजरात मिल्क फेडरेशन में अमूल मिल करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम इसकी जो ग्रीन है हम ढंग से CNG बनाने। कई आपको पता होगा कि कई प्लांट जो है अमूल जो है भारत सरकार और जापान से मिल करके CNG के प्लांट लगा रहा है गोबर से। अमूल के अधिकारी राहुल शिवपुरी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद युवाओं को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बताना और उन्हें पर्यावरण के साथ जोड़ना है। हमने इस बार नई पहल करते हुए क्लीन फ्यूल रैली निकाली है। वहीं रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक अहम कदम है। और दूसरा, ये बदलते टाइम में अब एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं कितना पोल्यूटेड हो रहा है, तो एक हमने और एक चैलेंज लिया है कि क्लीन फ्यूल रैली निकाल रहे हैं। तो उसमें हमने बजाज के साथ टाई अप किया है। बजाज ने दुनिया की सबसे पहली CNG बाइक्स निकाली हैं, जो उन्होंने हमको स्पॉन्सर की है। हमारी 2 रैलियाँ निकल रही हैं बाइक की, एक पूना से निकल रही है और एक जम्मू से निकली है। तो बेसिकली हम क्लीन फ्यूल प्रमोट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और इस तरह के मतलब शिफ्ट करें अपने वाहन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर की बर्थ एनिवर्सरी के लिए हम लोग ये रैली स्टार्ट किए हैं। उसके साथ जैसे बजाज ने ये CNG बाइक भी लॉन्च किया है, तो अलॉन्ग विद बजाज हम लोग एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग इस क्लीन फ्यूल रैली को आगे बढ़ाते जाए। जैसे हम लोग ने जम्मू से चालू किया था 20th of this month नवंबर, और ये रैली आपको 24 में ख़त्म हो जाएगी। और दिल्ली में ही हम लोग का डॉक्टर वर्गीस कुरियन सर का आपका बर्थ एनिवर्सरी हम लोग वहाँ पे दिल्ली में मनाएंगे।
रेवाड़ी में भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने स्वयं झाड़ू लगाकर आज शहर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसमें सामाजिक संगठनों के अलावा शहर के आम लोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्हें यह सोचना होगा कि मैं स्वयं सफाई करूंगा तो ही सब मिलकर सफाई करेंगे। मानसिकता बदलेगी तो शहर अपने आप साफ सुथरा नजर आएगा। आज 4-5 टीमें गठित की गई थी। पूरा सर्कुलर रोड 4-5 हिस्सों में बांटा गया था। बस स्टैंड से लेके अंबेडकर चौक से लेके नाईवाली तक, नाईवाली से लेके झज्जर चौक तक, झज्जर चौक से धारोड़ा चुंगी तक, धारोड़ा चुंगी से और फिर बस स्टैंड तक वापस। तो लगातार सब अलग अलग टीम में लगी हुई थी। आम जनमानस का भी इसमें पूरा समर्थन हमें मिला है। मैं चाहता हूँ भविष्य में भी इस तरह से चलता रहेगा तो रेवाड़ी स्वच्छ और सुंदर होगी, क्योंकि लास्ट जो संडे है हर मंथ का, उसमें हम इस अभियान को जारी रखें। जनता से यही अपील है कि भाई अगर आपने स्वच्छ सुंदर शहर बनाना है तो इसमें सहयोग करें, हमारे साथ मिलके चलें, क्योंकि जन समर्थन और जन भागीदारी के बिना कोई काम मुमकिन नहीं है। इसलिए सबका हम चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलके चलेंगे। प्रदेश के विकास, पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के बाद कृष्णलाल पंवार ने बताया कि गृह मंत्री से केंद्र में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को अंत्योदय की भावना से आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत तरक्की की राह पर चल रहा है और उसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सशक्त किया जा रहा है। आज भारत देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी की विजन के तहत भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी संकल्प पत्रों से जुड़े प्रमुख वादों को आज पूरा कर रही है। अंत्योदय की भावना से सभी योजनाओं को लागू कर बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत किया जा रहा है। 1962 की लड़ाई में मात्र 22 वर्ष की उम्र में शहादत देने वाले शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह का आज ऊंचा गांव स्थित शहीद स्मारक पर शहादत दिवस मनाया गया। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में वीर चक्र प्राप्त करने वाले उनके पिता कर्नल गिरधारी सिंह को भी संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पिता पुत्र की गौरव गाथा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर जयचंद और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के अध्यक्ष करण गोपाल सिंह ने कहा कि देश का तिरंगा जो आज लहरा रहा है वह शहीदों की सांसों से लहरा रहा है। उन्होंने शहीदों के परिजनों का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि ये लोग हर साल बलिदान दिवस पर उन्हें यहाँ बुलाते हैं और हम चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर देश के युवाओं में भी देशभक्ति की भावना पैदा हो। जो आज हमारे चारों तरफ वायुमंडल में भारत माता के लिए बलिदान देकर के और हमको आजीवित किए हुए हैं। आज हम पूरे सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जब हमारा भारत माता पर विदेशों का कब्जा था तो कर्नल गिरधारी सिंह जिन्होंने वर्ल्ड वार के अंदर वो नाम कमाया पूरे भारत माता का, उनकी और उनके बेटे जो सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह फोर राजपूत से बिलोंग करते थे, सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में और वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। कर्नल गिरधारी सिंह के पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो हर साल बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और हम इससे प्रेरणा देते हैं कि बच्चों के बीच में ये भावना जाए राष्ट्र प्रेम देशभक्ति की, और पूरे न केवल हरियाणा के पूरे देश के बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ी समझे कि बलिदान देने से हम सुरक्षित हैं, बलिदान दिया है तो हम आज सुरक्षित हैं। सेना का कितना बड़ा योगदान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में लीजिए, नभ हो, थल हो, जल हो, कहीं भी देख लीजिए। वहीं इस मौके पर शहीदों के परिजन उद्धम सिंह राणा और पैरा ओलंपिक शूटर
सिंह राज आधाना ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसके सदस्यों ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए। शूटर सिंह राज आधाना ने कहा कि उन्होंने सेना से प्रेरणा लेकर पैरा ओलंपिक शूटिंग में कमाल दिखाया है। पूजनीय है, उनकी 48वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर आत्मा प्रदान, शांति प्रदान करे। और मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है इस बात पर कि मेरे रगों में भी एक फौजियों का खून है। उसी की बदौलत मैं पैरालंपिक से डबल मेडल लेके आया, उस बंदूक के दम पर ही, निशाने के दम पर ही। ये जो धरती है जहाँ हम खड़े हैं आज, ये सारे शहीद मतलब हमारे छत्रपति जी जो हमारे, मैं तो कहूँगा मेरे चाचा भी लगते हैं, जो शहीद हुए हैं। लेकिन हमारे जो दादा हैं, जो चारों दादा हैं जो इस धरती पे आज जहाँ हम खड़े हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड है, सारे गैलेंट्री अवार्डी हैं। उन्हीं को एक कलेक्टिव नाम देकर हमने एक स्कूल की संस्था रन करते हैं जिसका नाम सैनिक है। आपके कुछ कदमों पर दूरी पर सैनिक पब्लिक स्कूल है। हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन में लेन ड्राइविंग नियमों के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से 24 नवंबर तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जरूरी है कि लोग यातायात नियमों की गंभीरता से पालना करें। अभियान के दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के नियमित चालान किए जा रहे हैं। लेन ड्राइविंग की उल्लंघना प्रदेश में एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहन निर्धारित लेन में चलाएं और सुरक्षित रहें। अभियान के तहत प्रदेश के विद्यालयों, गांव, ढाबों, ट्रक यूनियनों तथा फैक्ट्रीज आदि में लेन ड्राइविंग नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में भी कमी आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने बताया कि लेन ड्राइविंग को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षकों तथा उप पुलिस अधीक्षकों को इस अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पहली बार लेन ड्राइविंग नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो नियम अनुसार उस पर 500 रुपए तथा दूसरी बार 1500 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज का दिन और भी रोचक होने की उम्मीद है। 70 से अधिक फिल्मों की सफल और लोगों को आकर्षित करने वाले कल के प्रीमियर के बाद आज 70 अन्य फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा 3 फिल्म ओपन एयर स्क्रीनिंग के हिस्से के रूप में दिखाई जाएंगी। हालांकि आज का प्रमुख आकर्षण क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT का आयोजन है, जहां एक नई फिल्म बनाने की 48 घंटे की चुनौती पूरी की जाएगी। इस वर्ष CMOT चुनौती के लिए 13 तरह की फिल्म निर्माण कला से 100 होनहार युवा प्रतिभाओं का चयन किया गया है। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतियां और वातावरण के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सहयोगात्मक भाव रहेगा। ये बात आज उन्होंने गुड़गांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उद्योगों के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। साथ ही उद्योगों की समस्याओं, नियमों के सरलीकरण, रोजमर्रा के कार्यों में आने वाली समस्याएं आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। विकास में समग्रता को अपनाया गया है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण यात्रा में हरियाणा प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को भी प्रमुख योगदान रहेगा। प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशों को पोषित करके रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर जोर देने के साथ औद्योगिक विकास को नए सिरे से जोर देने पर बल दिया जाएगा। सरकार और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों की सहभागिता से ही राज्य का विकास संभव है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।